आज हम बात कर रहे हैं माइटोटिक सेल डिवीजन के बारे में। माइटोटिक सेल डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इस सेल डिवीजन में जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल है वो एक दूसरे से हूबहू सेम है, यानी कि पेरेंट सेल का और डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम है। हमारी बॉडी को बहुत सारे सेल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, या फिर अगर बॉडी के किसी पार्ट में कोई डैमेज हो गया है तो उसे रिपेयर करने के लिए भी बहुत सारे सेल की ज़रूरत है। और जो सेल की डेथ हो जाती है उसको रिप्लेस करने के लिए भी हमें सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी के एक स्टैंडर्ड सेल को अगर हम जूम करके देखते हैं तो उसके कुछ स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलास एंड क्रोमाटिन फाइबर। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली, जिसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेंट्रोसोम, जो सेल डिवीजन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो माइटोटिक सेल डिवीजन को स्टार्ट करने से पहले मैं क्रोमाटिन फाइबर और क्रोमोसोम के बीच में क्या डिफरेंस है ये पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जब हम सेल डिवीजन करेंगे उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो ये है क्रोमाटिन फाइबर, जो हमें मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। यही क्रोमाटिन फाइबर जब टाइटली पैक्ड हो जाता है तब ये बनाता है क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेता है। यानी कि क्रोमोसोम का लूजली पैक्ड जो स्ट्रक्चर है वो है क्रोमाटिन फाइबर, और अब जो टाइटली पैक्ड हो जाता है तब वो बन जाता है क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमोसोम जब सेल के अंदर रहता है तब लूजली पैक्ड रहता है एज अ क्रोमाटिन फाइबर। और सेल डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमाटिन फाइबर होता है वो टाइटली पैक्ड हो जाता है और वो एक कंडेंस्ड शॉर्ट स्ट्रक्चर ले लेता है जिसका नाम है क्रोमोसोम। ओके, सेल डिवीजन से पहले, यानी कि सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले एक फेज़ होता है जिसका नाम है इंटरफेस। इस इंटरफेस में क्या होता है, एक सेल के अंदर जो भी कुछ है उसका एक डुप्लीकेट बन जाता है। मतलब अगर क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम का भी एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम बन जाता है, और सारे सेल ऑर्गेनेल का एक डुप्लीकेट बन जाता है जो मौजूद रहता है उसी सेल के अंदर। फिर जब डिवाइड होता है तब वो डुप्लीकेट कॉपी एक दूसरे से अलग हो जाता है। यही होता है सेल डिवीजन में। तो ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमियर है। अब ये अगर इंटरफेस में डुप्लीकेट होता है तो एक और सिमिलर क्रोमोसोम बनाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कहाँ जुड़े रहते हैं? सेंट्रोमियर के जो पोजीशन होता है वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और इन दोनों को कहा जाता है क्रोमाटिड। जो पहले था वो है पहला क्रोमाटिड और दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड। ओके, सेंट्रोमियर में जहाँ पर ये लोग जॉइंट रहते हैं वहाँ पर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है काइनेटोकोर। इसी से रिलेटेड है इसका सेल डिवीजन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, वो हम तब समझेंगे जब हम उसके स्टेप्स देखेंगे। तो देख लेते हैं सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है, यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन में कौन कौन के फेजेस होते हैं और तब क्या होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में, मतलब पहले उसका न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन होता है यानी कि दो अलग न्यूक्लियस बनता है। और दूसरा जो स्टेज है उसमें बनता है साइटोप्लाज्म डिवीजन, यानी कि साइटोप्लाज्म है जो दो पार्ट में अलग हो जाते हैं और दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। तो जो ये सेल डिवाइड होने वाला है माइटोटिक स्टेजेस में, ये इंटरफेस से गुजर चुका है, तो इसके अंदर जो भी है सब कुछ डबल हो चुका है, यानी कि हर एक चीज़ का एक डुप्लीकेट इसके अंदर मौजूद है। तो ये है सेंट्रोसोम, जो एक सेल ऑर्गेनेली है, इसका भी दो सेंट्रोसोम बन चुका है। और यहाँ बात देख सकते हैं कि क्रोमोसोम का भी दो क्रोमाटिड मौजूद है, यानी कि ये भी डुप्लीकेट हो चुका है। तो अब फर्स्ट होगा क्या? न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन के 4 फेजेस होते हैं। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा है टेलोफेज। न्यूक्लियर डिवीजन इन 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक स्टेज को देखते हैं कौन से स्टेज में क्या होता है, क्या डिफरेंसेस आते हैं न्यूक्लियस के और सेल के अंदर। तो सबसे पहला जो फेज़ है वो है प्रोफेज।
प्रोफेज माइटोटिक सेल डिवीजन का फर्स्ट फेज है और इसमें स्टार्ट होता है इसका न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये एक सेल है और ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। तो प्रोफेज में यानी कि सारे के सारे फेज में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मेन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इन स्टेजेस का। प्रोफेज के दौरान जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो ब्रेक डाउन करता है और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। और जो न्यूक्लियोलस होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, वो भी इस स्टेज में आकर डिसअपियर हो जाता है। और सेल डिवीजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है सेंट्रोसोम। ये जो 2 सेंट्रोसोम बन चुका था इंटरफेस में, उसमें से एक सेंट्रोसोम एक पोल में रहता है सेल के, और दूसरा सेंट्रोसोम उस सेल के दूसरे पोल में यानी कि ऑपोजिट पोल में चला जाता है, यानी कि मूव कर जाता है। और मूव करने के बाद ये दोनों जो सेंट्रोसोम है वो एक माइक्रोफाइब्रिलर स्ट्रक्चर रिलीज़ करता है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एस्ट्रल रे। ये एस्ट्रल रे रेडिएट करता है एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम यानी कि ऑपोजिट पोल के सेंट्रोसोम की तरफ। प्रोफेज के दौरान जो क्रोमाटिन फाइबर्स मौजूद थे न्यूक्लियस में, वो क्रोमाटिन फाइबर टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और शेप में, साइज़ में थोड़े से छोटे हो जाते हैं और बनाते हैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स। ये क्रोमाटिन फाइबर्स छोटे हो जाते हैं और थोड़े से थिकेंड हो जाते हैं और इसे बनाते हैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स। प्रोफेज में ये क्रोमाटिन फाइबर से क्रोमोसोम स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट हो जाता है। इसके बाद आता है, यानी कि प्रोफेज स्टेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस का दूसरा स्टेज है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एस्ट्रल रेज आ रहे थे यानी कि रिलीज़ हो रहे थे 2 सेंट्रोसोम से, वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और पूरा का पूरा सेल को कवर कर लेते हैं। और जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर। और जो क्रोमोसोम्स हैं उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेरिक रीजन है उस रीजन से ये एस्ट्रल रेज कनेक्ट कर जाते हैं। क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर रीजन में 2 क्रोमाटिड्स जहाँ पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वहाँ पर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है काइनेटोकोर। ये एस्ट्रल रेज जब कनेक्ट होते हैं क्रोमोसोम से, तब उसी प्रोटीन स्ट्रक्चर यानी कि काइनेटोकोर के साथ ये एस्ट्रल रेज कनेक्ट कर जाते हैं और ये रेज कंटिन्यूअस देखने में लगते हैं पूरे के पूरे सेल में और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। और क्रोमोसोम्स के साथ कनेक्ट होने के बाद ये एस्ट्रल रेज इन क्रोमोसोम्स को और एस्ट्रल फाइबर्स इन क्रोमोसोम्स को सेल के बीचों बीच यानी कि मिड रीजन में लेकर आते हैं। इस एक सेल के मिड रीजन को कहा जाता है इक्वेटर रीजन, जो सेल का सेंट्रल लाइन कहा जा सकता है। तो सारे क्रोमोसोम्स इन एस्ट्रल फाइबर्स के टेंशन की वजह से पूरे सेल के इक्वेटर रीजन में आ जाते हैं और करीबन एक लाइन में ही मौजूद रहते हैं। इसीलिए मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स गिनने के लिए यानी कि क्रोमोसोम को स्टडी करने का सबसे अच्छा स्टेज है, क्योंकि इसी स्टेज में ये सारे क्रोमोसोम्स एक ही लाइन में मिलते हैं और एक ही जगह पे और प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। अब जो तीसरा फेज है जो मेटाफेज के बाद आता है वो है एनाफेज। एनाफेज में यानी कि एनाफेज के पहले ये क्रोमोसोम्स एस्ट्रल रेज से कनेक्ट हो चुके हैं। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का 2 क्रोमाटिड जो सेंट्रोमियर रीजन में कनेक्टेड था वो एक दूसरे से ब्रेक हो जाता है, यानी कि क्रोमाटिड रीजन में एक ब्रेक आता है जिसकी वजह से 2 क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स थे वो एस्ट्रल रेज के साथ 2 पोल में, 2 यानी कि 2 ऑपोजिट पोल में मूव करने लगते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एंड फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर क्रोमाटिड्स।
यानी कि जो डॉटर क्रोमाटिड्स एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर में जुड़े थे वो अलग हो चुके हैं। अब दो सिस्टर क्रोमाटिड्स जो अभी डॉटर क्रोमोसोम्स बन चुके हैं वो अब दो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। एनाफेज में जो ये मूवमेंट यानी कि जो क्रोमाटिड्स का मूवमेंट दिखाई देता है, इस मूवमेंट को कहा जाता है एनाफेजिक मूवमेंट। यही एनाफेज का बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनाफेजिक मूवमेंट। क्रोमोसोम्स जब एनाफेजिक मूवमेंट में होते हैं तब इसके बहुत सारे VLJI तरह तरह के शेप्स दिखाई देते हैं। जब सेंट्रोमियर बीच में होता है तब ये देखने में लगता है V जैसा, जब मिडिल से थोड़ा सा ऊपर होता है तब L जैसा, और जब और ऊपर रहता है तब I जैसा देखने को लगता है। अब एनाफेज के बाद आता है कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज जो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज के टाइम पे ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स थे जो डॉटर क्रोमोसोम्स बन चुके हैं वो पहुंच जाते हैं दो पोल्स में, और दो पोल्स में पहुंचने के बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो उसका पैकिंग जो है वो लूज़ हो जाता है। लूज़ होके ये क्रोमोसोम से फिर से क्रोमाटिन फाइबर बन जाता है। जैसे कि पहले सेल में क्रोमाटिन फाइबर मौजूद था, वैसे ही ये क्रोमोसोम फिर से लूज़ होकर क्रोमाटिन फाइबर बन जाता है, और जो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो चुका था वो फिर से वापस आ जाता है। अब यहाँ पर दो दो न्यूक्लियस के लिए दो दो न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होता है, और न्यूक्लियोलस भी वापस आ जाता है यानी कि रीअपियर करता है, या दोनों न्यूक्लियस में अलग अलग न्यूक्लियोलस अब रीअपियर करता है। और इनके सेंट्रोसोम्स तो मौजूद है ही जो दोनों पोल्स में थे, और अब ये दो सेपरेट न्यूक्लियस बन चुका है, यानी कि एक न्यूक्लियस से अब ये दो न्यूक्लियस बन चुका है एक ही सेल के अंदर। लेकिन इसका साइटोप्लाज्म अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है। तो अब होगा साइटोप्लाज्म डिवीजन के बारे में बात करते हैं, जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है एनाफेज के टाइम से, यानी कि जब कैरियोकाइनेसिस का एनाफेज चलता है तभी साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो ये साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसे होता है? एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होने के लिए सेल के बीच में जो सेल भी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और उसका कैरियोकाइनेसिस हो रहा है यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, उसके बीचों बीच में से एक क्लीवेज फारो दिखाई देता है। उसके साइटोप्लाज्म में एक क्लीवेज फारो दिखाई देता है, और वो क्लीवेज फारो धीरे धीरे डीप होने लगता है। डीप होते होते जाके यहाँ एक पॉइंट पर अटैच हो जाता है एक दूसरे से, और एक दूसरे से अलग हो जाता है। अब ये साइटोप्लाज्म भी अलग हो चुका है, और दो अलग अलग न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म भी अलग हो गया है, और दो डॉटर सेल्स बना चुका है। एक पेरेंट सेल से अब दो डॉटर सेल्स बन चुके हैं।